नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस में 14 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स के प्रश्न हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करती है? हमारे ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या नीति आयोग। सही उत्तर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल उधार गतिविधियों के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया हाल ही में, इसीलिए ये खबर अभी चर्चा में है और इसी वजह से यह प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि उधार देने का व्यवसाय केवल केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं या कानून के तहत अनुमति प्राप्त संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। इसे डिजिटल लेंडिंग विधियों के माध्यम से क्रेडिट डिलीवरी से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको कम करने के प्रयास में जारी किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं भारत नेपाल, चीन नेपाल, भारत बांग्लादेश या चीन बांग्लादेश। सही उत्तर है बी, यानी चीन और नेपाल। चीन ट्रांस हिमालयी बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत नेपाल के साथ सीमा पार रेलवे के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गया है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चीन ने देश में चीन द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भी वादा किया। चीन अनुदान सहायता के तहत केरुंग काठमांडू रेलवे स्टेशन का व्यवहार्यता के साथ ही अध्ययन करेगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क किस संस्थान ने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, डीआरडीओ, इसरो या बीईएल। सही उत्तर है सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क का अनावरण किया। इसे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा लॉन्च किया गया था और वर्चुअल स्पेस संग्रहालय लॉन्च वाहनों, उपग्रहों, वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रदूतों से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्स, कई छवियाँ और वीडियोस को होस्ट भी करता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दें, और अगर हमारा चैनल आपके लिए नया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित, और ये वीडियोस लगातार समय समय पर आते रहते हैं तो उनको देखना बिल्कुल न भूलें। चौथा प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? जो भी हमारे ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, आयकर दाता और अनिवासी भारतीय। सही उत्तर है सी, आयकर दाता। सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने वाली अटल पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या आयकर दाता रहा है वह इसके लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई आयकर भुगतान करने वाला निवेशक 1 अक्टूबर को या उसके बाद अटल पेंशन योजना में शामिल होता है तो इस खाते को बंद किया जाएगा और इसका उत्तरदायी वो स्वयं होगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा निपम
किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, बौद्धिक संपदा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य वितरण। सही उत्तर है सी, जलवायु परिवर्तन। माफ़ कीजिएगा, सही उत्तर है बी, बौद्धिक संपदा। देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन बौद्धिक संपदा जागरूकता फैलाने और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने 15 अगस्त 2022 की समय सीमा के पहले 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है नीति आयोग के सीईओ, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या केंद्रीय वित्त मंत्री। सही उत्तर है सी, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री थिंक टैंक के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल बनाना है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने फसल विविधीकरण में तिलहन, दलहन और कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शहरी शासन सहित 4 एजेंडा मदों पर अपने राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना। सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए ही इसे एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ये निर्णय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर आधारित था। डेलॉयट इंडिया सेक्टर वार अध्ययन करने के बाद भविष्य की कार्य योजना पेश करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया है, जो कि ईटानगर में निर्माणाधीन है। ये राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। अगला प्रश्न है, सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन है भारत पोर्टल, राष्ट्रीय पोर्टल, आत्मनिर्भर पोर्टल या भारत पुरस्कार पोर्टल। सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय पोर्टल। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल निर्मित किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने वयोश्रेष्ठ सम्मान और पद्म पुरस्कारों के लिए कई नामांकन आमंत्रित किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन हैं जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, कल्याण सिंह या शिवराज पाटिल। सही उत्तर है ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं।
इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर जीत हासिल की है। धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति होंगे जो कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। इन्होंने जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। ये जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू।